हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें आपको एक्सक्लामेटरी और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में समझना है। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, उसके नियमों के बारे में। तो देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। तो अब हम एक्सक्लामेटरी की चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको आप कह सकते हैं विस्मय विस्मय बोधक वाक्य। बोधक वाक्य। तो अब देखिए, अगर एक्सक्लामेटरी का मतलब विस्मय हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब विस्मय बोधक वाक्य, तो इसमें क्या चीजें बताई जाती हैं? देखिए, विस्मय बोधक वाक्य के अंतर्गत मुख्य रूप से दुख, सुख, हर्ष, उल्लास, विषाद, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, जिसमें किसी दुख को, सुख को, खुशी को, प्रशंसा को, आदि चीजों को, आदि के भाव जो होते हैं उनको हम व्यक्त करते हैं। और दूसरी चीज यह भी समझ लीजिए कि ऐसे विस्मय बोधक जो वाक्य होते हैं उसमें कुछ विस्मय बोधक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एलास है, जैसे मान लीजिए हुर्रे हैं, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका ब्रेवो है, जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिए संबोधन का चिन्ह भी जरूरी है, इसलिए लिख रहा है। ब्रेवो के बाद आपका जैसे वेल्डन आ गया, वेल्डन। इसी तरीके से जैसे गुड हेवेंस आ गया, गुड हेवेंस आ गया, गुड हेवेंस। तो इस तरीके से गुड हेवेंस यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं। देखिए गुड हेवेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से संबोधन का चिन्ह। अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि जैसे मान लीजिए आपका एलास है, एलास के बाद संबोधन का चिन्ह अवश्य आएगा। हुर्रा, जो हुर्रे लिखा है, हुर्रे के बाद भी संबोधन के चिन्ह है, ब्रेवो के बाद संबोधन के चिन्ह। तो कहने का मतलब यह है कि ये है विस्मय बोधक, विस्मय विस्मय बोधक, विस्मय बोधक शब्द। देखिए ये सब अंग्रेजी में विस्मय बोधक शब्द है, इसी प्रकार हिंदी में भी विस्मय बोधक शब्द आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझने की बात है, जहां पर विस्मय बोधक शब्द आए हों और उन शब्दों के तुरंत बाद आपका संबोधन का चिन्ह आया। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में आपने जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी संबोधन के चिन्ह आए थे। तो उसके संबोधन के चिन्ह में और इसके संबोधन के चिन्ह में क्या अंतर है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब संबोधन चिन्ह लगाए जाते हैं तो वो पूरा वाक्य लिखने के बाद लगाए जाते हैं, परंतु जब आप किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बताते हैं तो ये वाक्य के बाद नहीं लगाए जाते। ये जो विस्मय बोधक शब्द हैं उनके लिखने के तुरंत बाद संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं और इसके बाद जो शेष वाक्य है उसको लिखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ आपका संबोधन का चिन्ह लगा हुआ एलास आया है। एलास ये जो संबोधन के शब्द हैं और शब्द लिखने के तुरंत बाद संबोधन का चिन्ह है। हुर्रे एक शब्द जो है संबोधन के शब्द है, तुरंत बाद संबोधन के चिन्ह है। ब्रेवो एक जो है आपका विस्मय बोधक शब्द है, इसके तुरंत बाद संबोधन के चिन्ह है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है, संबोधन के चिन्ह दोनों में लग रहे हैं, परंतु यहाँ पर शब्दों के बाद लग रहा है और वहां पर वाक्यों के बाद लगाना है। यहाँ पर वर्ड्स के बाद लगने हैं और जबकि उसमें सेंटेंस के बाद लगना है। तो ये खास अंतर है, ये बात अवश्य आप ध्यान देंगे। इसमें शब्दों के बाद संबोधन का चिन्ह आना अनिवार्य है और इसमें आपका कोई न कोई दुख अथवा सुख अथवा हर्ष अथवा उल्लास और या तो फिर आप कह सकते हैं इसी में विषाद, और विषाद के बाद आश्चर्य आदि का बोध होता है, आश्चर्य आदि का बोध होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरणों के बारे में। अब जैसे मान लीजिए लिखा है अलास शी डाइड सो यंग, तो पहले का जो आपका हिंदी में अर्थ आएगा, इसका अर्थ होगा अफसोस। अलास माने होता है अफसोस। तो अफसोस शी डाइड सो यंग, वह इतने कम उम्र में, वह इतनी कम उम्र में मर गई।
मर गई। तो यहाँ देखिए आपका यह एक ऐसा वाक्य है जो जिसके द्वारा कोई न कोई दुख का भाव प्रकट किया जा रहा है। तो अफसोस जो है ये दुख का भाव दे रहा है। इस तरीके से ऐसे वाक्यों में दुख का विभाव आता है। अब यहाँ देखिए हुर्रे आई हैव वन द मैच। अब हुर्रे आई हैव वन द मैच का मतलब हुआ, इसका हिंदी में अर्थ होगा आहा मैंने तो मैच जीत लिया। मैंने तो मैच जीत लिया है। अब देखिए इसमें खुशी की बात है। हुर्रे माने आहा होगा हिंदी में, और आहा मैंने तो मैच जीत लिया है। हुर्रे आई हैव वन द मैच। तीसरा ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो तीसरे का अर्थ हो रहा है कि शाबाश। तीसरे का अर्थ है शाबाश, और इसके बाद कहा जा रहा है कि आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, शाबाश यह एक जो है प्रशंसा की बात हो रही है, यह एक बहादुरी की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपका ये था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, जिसमें दुख सुख हर्ष विषाद उल्लास आदि का बोध होता है। और जबकि मूल पॉइंट यह है कि इसमें सबसे पहले विस्मय बोधक जो शब्द आते हैं इनको लिख दिया जाता है, और इनके तुरंत बाद संबोधन के चिन्ह अवश्य लगाते हैं। यही बात आपको ध्यान देना है। अब हम चर्चा करेंगे अगला पॉइंट जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसके बारे में तो देखिए, अब आप छठवां पॉइंट समझिए जो कंडीशनल सेंटेंस है। तो देखिए एक बात यह है कि जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं दशा या स्थिति, अथवा आप इसे कह सकते हैं शर्त सूचक वाक्य। तो कहने का मतलब यह है कि दशा हो, स्थिति हो, शर्त हो, ऐसे वाक्य, या इसी में आप एक बात और कह सकते हैं, कई बार ये होता है कि संकेत सूचक वाक्य। तो इस तरह से हिंदी में इसके तमाम नाम है कंडीशनल सेंटेंसेज, यानी कि दशा सूचक, स्थिति सूचक, शर्त सूचक या संकेत सूचक वाक्य। अब देखिए इन वाक्यों के द्वारा क्या प्रकट होता है, पहले तो ये इसे समझना जरूरी है। देखिए इन वाक्यों के द्वारा वास्तव में कोई ना कोई शर्त की बात होती है, कोई ना कोई इसमें संकेत दिया जाता है, किसी दशा या स्थिति की बात होती है। कि जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि अगर आज बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, या ये कहा जाए कि अगर इस साल बारिश अधिक होगी तो इस साल फसल भी शानदार होगी। तो ये एक तरह से संकेत दिया जा रहा है। तो अब एक चीज इसमें और भी बात आ जाती है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इफ ही कम्स टू माई होम आई विल गिव हिम माई बुक। और फिर दूसरा है वर आई बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तीसरा वन हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनमें जो है डबल सेंटेंसेस हैं। तो एक कंडीशन ये बन जाता है कि भाई जो मीनिंग के आधार पर सेंटेंसेज हैं, और जो जितने भी सेंटेंसेज जो आपने इससे पहले 5 सेंटेंसेज को पढ़ा, वो सब सिंगल सेंटेंसेज हैं। और जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये डबल सेंटेंसेज हैं। जबकि बात यह है कि वास्तव में आगे चल करके आपको बताया जाएगा कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो सेंटेंसेज होंगे, जिसमें आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होंगे, ये तीनों सेंटेंसेज की सबसे मूल खासियत ये विशेषता है कि वो डबल सेंटेंसेज होंगे। और जबकि मीनिंग के आधार पर जो भी सेंटेंसेज वो प्रायः सिंगल होंगे। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब वो सिंगल है तो इसको हमने, जो डबल सेंटेंसेज है, इनको हमने इस सिंगल सेंटेंस के रूप में, यानी कि इसमें मीनिंग के आधार पर या इसके अर्थ के आधार पर इस श्रेणी में क्यों रखा। तो देखिए भले ही ये डबल सेंटेंसेज हैं, परंतु इसमें कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, इसके अर्थ के आधार पर, इसके मीनिंग के आधार पर भले ही ये डबल सेंटेंसेज आ रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड जैसे लगते हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन बेस्ड में ये मिलेगा भी, ये आगे चल करके आपको बताया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड में है, क्योंकि उसमें डबल सेंटेंसेज होंगे। परंतु मीनिंग भी अगर देखा जाए, इसके अर्थ को समझा जाए, इसके भाव को अगर देखा जाए,
तो यह जो आपका आ रहा है मीनिंग के आधार पर एक अलग प्रकार का सेंटेंस, यानी जिसको कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे, दशा या स्थिति सूचक या शर्त सूचक अथवा संकेत सूचक वाक्य कहेंगे। यह भी एक तरह का वाक्य होगा जिसको हम अर्थ के आधार पर डिवीजन कर सकते हैं। तो ये था आपका सेंटेंस। देखिए अब इसका अर्थ क्या बनेगा। इफ ही कम्स टू माई होम आई विल गिव हिम माई बुक। अगर वह मेरे घर आएगा तो मैं उसे अपना किताब दूंगा। तो ये संकेत किया जा रहा है कि एक तरह से कि शर्त दिया जा रहा है कि अगर वो मेरे घर आएगा तो मैं उसे अपना किताब दूंगा। दूसरा यह है कि वर आई बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश में पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। इसी प्रकार वन हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यह एक संकेत वाचक आपका संकेत सूचक वाक्य है। इन जनरल सेंस यू कैन से दिस इज a kind of simple sentences, और यू कैन से एक तरह से ये साधारण वाक्य बन रहा है और मीनिंग के आधार पर बन रहा है। जो मूल सेंटेंस है अर्थ के आधार पर अगर हम इसको दें तो वास्तव में ये दोनों में आएगा। एक तरफ देखा जाए दोनों लक्षण इसमें है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये वास्तव में दूसरे पॉइंट में जाएगा, कंस्ट्रक्शन में जाएगा, परंतु यहाँ उसके आंशिक अर्थ भी हैं, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है। तो यहाँ पर 5 के बजाय एक और 6वां पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इस तरीके से ये सेंटेंसेज हैं। तो अब आप जो है जो इस तरीके से जो सेंटेंसेज हैं इनके जो 2 पार्ट्स थे, एक तो आपका मीनिंग बेस्ड था, दूसरा कंस्ट्रक्शन बेस्ड। तो मीनिंग बेस्ड अब आपका यहीं पर समाप्त होता है जो सेंटेंसेज हैं, और जो दूसरा पॉइंट है जो आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, यानी कि रचना के आधार पर अगर देखा जाए सेंटेंसेज, तो उसको आप नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जिससे कि मैं जो भी नए वीडियोज बनाता रहूं उन सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और आपने इसे देखा, इसके लिए धन्यवाद।